लेट्स माइक, हिस्ट्री को जानो। तारीख थी 1526 और जगह थी पानीपत का मैदान। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी एक छोटे से देश के बाहर से आए हुए एक हमलावर से भिड़ने आया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था। उसके पास 1 लाख सैनिक और करीब 1000 हाथी थे। उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि मैदान में सिर्फ उसकी ही सेना दिखाई पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ था सेंट्रल एशिया, या यूं कहें कि आज के उज्बेकिस्तान के इलाके फरगना से सिर्फ 20,000 सैनिक लाया हुआ एक छोटा सा हारा हुआ शासक। इस शासक का नाम था बाबर। लेकिन बाबर की छोटी सी सेना के पास एक ऐसा दांव था जिसने इस जंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इस दांव को इतिहास में जाना जाता है तुलुगमा पद्धति के नाम से। यह एक ऐसी तरकीब थी जिसमें न केवल प्लानिंग थी बल्कि चालाकी भी थी और अपने रिसोर्सेस को, अपने सैनिकों को ज्यादा बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने की क्वालिटी भी थी। और इतिहास गवाह रहा है दोस्तों कि लाखों की सेना भी तब हार जाती है जब एक छोटी सी सेना स्ट्रेटजी के साथ चालाकी का इस्तेमाल करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या थी बाबर की तुलुगमा पद्धति, कैसे इसका जन्म हुआ और कैसे इसने भारत के इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाइयों में से एक को जीत में बदल दिया, और कैसे कई बार हारने के बाद बाबर ने उस आदमी से यह तकनीक सीख ली जिसने उसे कई बार हराया था। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि तुलुगमा पद्धति थी क्या। वैसे नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सेंट्रल एशिया में जंग लड़ने का एक शानदार तरीका था। इसको डेवलप किया था मंगोल्स ने और बाद में तुर्क और मुगल शासकों ने इसका इस्तेमाल किया था। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो तुलुगमा का मतलब था घेराव की स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में सेना को 3 हिस्सों में बांटा जाता था। एक होता था सेंट्रल हिस्सा, फिर 2 फ्लैंक लेफ्ट और राइट साइड में। इस तरह से अगर आप देखो तो एक मजबूत बेड़ा तैयार होता था जो कि किसी भी सेना के हमले को झेल सकता था। लेकिन तुलुगमा की एक और खासियत थी, इसके दोनों किनारों पर कुछ रिजर्व फोर्सेस भी रखी जाती थी छिपाकर। इन्हें तुलुगमा टुकड़ियां कहा जाता था। जंग के दौरान मौका पड़ने पर ये टुकड़ियां सरप्राइज अटैक करने के लिए रखी जाती थी। वैसे देखा जाए तो ये सरप्राइज अटैक वाला मामला बहुत नया नहीं लगता। इसका इस्तेमाल छोटी सेनाएं अपने बड़े दुश्मन के खिलाफ करती रही है। हम अपने देश में भी इसके कई सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं। महाराणा प्रताप और बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दुश्मनों के खिलाफ छापामार तरीके का इस्तेमाल किया था। वो भी लगभग ऐसी ही स्ट्रेटेजी थी। अब अगर हम अपनी तुलुगमा पर वापस आए तो जब बाबर ने इसका इस्तेमाल लोदी को हराने के लिए किया था तो इब्राहिम लोदी को इसका कोई भी आइडिया नहीं था। अब आप इमेजिन करो कि एक जंग हो रही है जिसमें दुश्मन की पूरी सेना को राजा देख सकता है। उसी हिसाब से वो राजा अपनी स्ट्रेटजी बनाकर लड़ाई भी लड़ रहा है और उसको उस लड़ाई में बढ़त भी मिल रही है। ऐसा ही हो रहा था इब्राहिम लोदी के साथ। उसकी सेना बाबर के सेंट्रल हिस्से को कमजोर कर चुकी थी और अब लेफ्ट और राइट फ्लैंक की बारी थी। लेकिन तभी अचानक से दाएं और बाएं से दुश्मन की छिपी हुई तुलुगमा टुकड़ियां पीछे से या बगल से तेजी से हमला कर देती हैं। जाहिर है कि इसके बारे में राजा ने कोई प्लानिंग नहीं की थी। जल्दी ही दुश्मन राजा को चारों तरफ से घेर लेता है और उसकी सेना का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमला आखिर में हो किधर से रहा है। इस पद्धति में दुश्मन को भागने का मौका नहीं मिलता था और आखिर में उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ता था। इसके साथ ही बाबर ने इस पूरी स्ट्रेटजी में तोप और बंदूकों का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया, जिन्हें वो अरबा नाम की गाड़ियों में रखता था। इन गाड़ियों को रस्सियों से जोड़ा जाता था जिससे वो एक तरह की डिफेंस वॉल बना लेती थी। इस वॉल के पीछे से फिर तोप चलाई जाती थी। इस मेथड को कहते थे रूमी या उस्मानी मेथड। इसे तुर्कों ने बनाया था। इस तरह से अगर आप देखो तो तोपें और तुलुगमा एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाते थे जिसे भारत के राजाओं और महाराजाओं ने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ तो उस समय भारत की हालत भी थी जिसने बाबर को काफी फायदा पहुंचाया था। भारत के राजाओं की सेना अभी भी पुराने तौर तरीकों से लड़ती थी। उनके पास घोड़े और हाथियों की सेना थी जो भारी भरकम थे, जंग में अच्छा खासा रोल निभाते थे, लेकिन वो कई बार आर्मी को स्लो कर देते थे। उन्हें ना तो तोपों की ताकत का अंदाजा था, ना ही तुलुगमा जैसी किसी नई स्ट्रेटजी की समझ थी। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया में जहां से बाबर आया था, वहां जंग लड़ने के तौर तरीके काफी आगे निकल गए थे। मंगोलों और तुर्कों के साथ हुए स्ट्रगल ने वहां न सिर्फ तोप के इस्तेमाल को सिखाया, बल्कि लोग तुलुगमा जैसी स्ट्रेटजी में भी एक्सपर्ट हो गए थे।
बाबर सेंट्रल एशिया में फरगना को खोने के बाद भारत में अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने आया था। इससे पहले वो सेंट्रल एशिया में कई तरीके की जंग लड़ चुका था और इस तरह की टेक्निक में वो माहिर हो रहा था। उसने अपनी हार से सीखा था कि सिर्फ बहादुरी से युद्ध नहीं जीते जाते, बल्कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी और नए हथियारों की भी जरूरत होती है जंग को जीतने के लिए। कई लोग मानते हैं कि बाबर ने इस तकनीक को इजाद किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबर से पहले ही मंगोल और तुर्क इस तरकीब को इस्तेमाल करते थे। मंगोलों ने 13वीं सदी के आसपास इसका विकास किया था। मंगोलों में असल में नेरगे नाम से एक टेक्निक होती थी। इसमें क्या होता था कि जानवरों को घेरा जाता था और फिर उन्हें घेरते घेरते एक छोटे घेरे में लाकर फंसा दिया जाता था। इसी तकनीक को इन्होंने बाद में अपनी जंग लड़ने की टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल किया। इतिहासकार मानते हैं कि तुलुगमा इसी पद्धति का एक रूप है जिसमें दुश्मन के दोनों किनारों को घेर कर उन्हें बर्बाद कर दिया जाता था। अब मंगोलों की जो जंग लड़ने की ब्रिलियंस थी, इसी की वजह से मध्य एशियाई खानाबदोशों में ये टेक्नोलॉजी या ये तकनीक सदियों तक बनी रही। इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि उसने ये स्ट्रेटजी उज़्बेकों से सीखी थी, खास तौर पर शैबानी खान से। शैबानी खान एक बहुत बड़ा उज़्बेक सेनापति था जिसने बाबर को कई बार हराया था। बाबर के लिए सीखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसने खुद उज़्बेकों के हाथों इस रणनीति की वजह से कई बार हार का सामना किया था। यही वजह है कि बाबर ने भारत आने से पहले सेंट्रल एशिया में भी इसका कई बार इस्तेमाल किया, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा और गेम चेंजिंग यूज़ किया गया था 2 जंगों में। पहली पानीपत के पहले युद्ध में यानी कि 1526 में, और दूसरी खानवा के युद्ध में राणा सागा के अगेंस्ट 1527 में। पानीपत की जंग में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, और पानीपत की जंग के बाद खानवा की जंग में उसने यह साबित किया कि उसकी तरकीब उस टाइम के हिसाब से काफ़ी एडवांस है। खानवा की लड़ाई को जीतना बाबर के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे पहले राणा सांगा ने बाबर को बयाना की लड़ाई में हराया था। यह लड़ाई इतनी भयानक थी कि मुगलों को अंदाजा हो गया था कि उनका सामना अफगानों से भी कहीं ज़्यादा भयंकर सेना से हुआ था। बाबरनामा में बाबर ने खुद लिखा है कि काफिरों ने वो भयंकर युद्ध किया कि मेरा मनोबल टूट गया। यही वजह है कि बाबर ने सोचा कि इस बार वो फिर से तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल करेगा। 16 मार्च 1527 को खानवा में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। बाबर ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में फिर से बांटा, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर डिवीजन। लेफ्ट राइट बैंक को भी फॉरवर्ड और रियर डिवीजन में बांटा गया, यानी आगे और पीछे 2 हिस्से। सेंट्रल डिवीजन के आगे के हिस्से में बैलगाड़ियां खड़ी की गई। इन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया ताकि अगर हमला हो तो वो कहीं भाग न जाए। फिर इसके बाद साइड में इतनी जगह छोड़ी गई कि 2 घुड़सवार सैनिक एक साथ निकलकर हमला कर सके। इस लाइन के पीछे अगर आप देखो तो वहां रखा हुआ था तोप खाना, जिसे बैलगाड़ियों ने सेफ किया हुआ था। बाएं और दाएं फ्लैंक पर माहिर तीरंदाज खड़े थे। जंग की शुरुआत होते ही घुड़सवार बाहर निकलते और हमला करने के बाद वापस बाएं और दाएं फ्लैंक में जुड़ जाते। उधर राणा सांगा को अपनी पुरानी तकनीक पर पूरा भरोसा था। उन्होंने पारंपरिक शैली अपनाते हुए सामने से धावा बोला। अब ये तरकीब वो पहले भी कई बार जंगों में अपना चुके थे और उनको अच्छी खासी सक्सेस मिली हुई थी। यही वजह है कि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि अपनी टेक्निक को बदला जाए। अब लड़ाई भयंकर चली। शुरुआत में मुगल सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। राजपूत सेना जो थी वो बड़ी संख्या में आई थी। उनके पास तेज रफ्तार घोड़े भी थे और भारी हाथी भी थे, जो कि पारंपरिक युद्ध के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे। राजपूतों की लड़ाई की शैली बहुत ज़्यादा आक्रामक थी, लेकिन बाबर की सेना ने सामने से हमला करने से बचते हुए दूर से तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल किया। इस वजह से हुआ ये कि राजपूत सीधे तौर पर मोर्चे पर नहीं पहुंच पा रहे थे और बाबर के सैनिक उन्हें दूर से ही निशाना बना रहे थे। बाबर ने अपनी जो सेंट्रल डिवीजन है उसको लगातार मजबूत बनाए रखने का काम किया। जब उसके सैनिक घायल हो जा रहे थे या मारे जा रहे थे तो पीछे से तुरंत दूसरे सैनिक उनकी जगह लेने आ जाते, ताकि जो उसका मिलिट्री का स्ट्रक्चर है, तुलुगमा का स्ट्रक्चर है, उसमें कोई कमी ना आए। 3 घंटे तक ये युद्ध जो है ये पूरी तरह से बैलेंस रहा। दोनों तरफ से अच्छा खासा स्ट्रगल हो रहा था, लेकिन कोई भी पक्ष एक दूसरे की सेना को तोड़ नहीं पा रहा था। बाबर की स्ट्रेटेजी थी कि राजपूतों को एक एनसर्कलमेंट में फंसा दिया जाए, गोलाकार घेरेबंदी में फंसा दिया जाए, लेकिन राजपूतों का नंबर, उनका जोश और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो इतना ज़्यादा था कि वो स्ट्रेटेजी तुरंत कामयाब नहीं हुई। राजपूत कम भी नहीं थे, हर वार का जवाब तेजी से दे रहे थे और एक वक्त ऐसा लगा जैसे युद्ध का तराजू दोनों पलड़ों में बराबर झूल रहा है। इसी दौरान राजा शिलादित्य, इतिहास में उनका नाम राजा सिल्हादी नाम से भी आता है,
वो पहले राणा सांगा के साथ थे, लेकिन अपनी सेना के साथ वो अचानक राणा सांगा की जगह बाबर का साथ देने के लिए मैदान में आ गए। उनके इस बदलाव ने इस जंग की दिशा को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। इस धोखे के बाद राजपूतों को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी और इसी बीच राणा सांगा के पैर और वो बेहोश होकर गिर गए। अपने सेनापति को गायब देखकर राजपूत सेना में हड़बड़ी मच गई। बेहोश राणा सांगा को जंग के मैदान से बाहर ले जाया गया। रिजल्ट ये हुआ कि जल्दी ही खानवा की लड़ाई को मुगलों ने जीत लिया। इस जीत ने बाबर के लिए आगरा और दिल्ली की गद्दी को सेफ कर दिया। यहाँ पर मुगल सत्ता स्थापित हुई। तुलुगमा की वजह से भारत के राजाओं को एहसास हुआ कि उन्हें जंग लड़ने के अपने तौर तरीकों को बदलना होगा। फिर धीरे धीरे ये तकनीक भारत के दूसरे हिस्सों में भी फैली, क्योंकि मुगल साम्राज्य का विस्तार होता रहा। वैसे बाबर ने इस तकनीक को इसलिए अपनाया था क्योंकि उसके पास इब्राहिम लोदी या राणा सांगा से लड़ने के लिए बड़ी सेना नहीं थी। ऐसे में उसे एक ऐसी स्ट्रेटजी की जरूरत थी जो कम सैनिकों के साथ भी दुश्मन पर भारी पड़ सके। तुलुगमा और तोपों का मिक्स कॉम्बिनेशन उसको एक डेडली कॉम्बिनेशन देता था। भारत में उसके टाइम तक तोप का इस्तेमाल होता नहीं था, इसलिए ये भी एक नई चीज थी जो भारत के लोगों ने देखी थी। इससे दुश्मन को कंफ्यूज भी किया जा सकता था। बाबर ने खुद लिखा है कि कैसे उसने इन तकनीकों का इस्तेमाल किया और उन्हें अपनी जीत का क्रेडिट दिया। इसी स्ट्रेटजी की वजह से मुगल साम्राज्य को भारत में अपने पांव जमाने में बड़ी मदद मिली। तुलुगमा की सक्सेस ने मुगलों को भारत में लगभग 300 सालों तक राज करने का रास्ता दिखाया, जो कि काफी लंबा वक्त होता है। हालांकि आगे जाकर अकबर और बाकी मुगल बादशाहों के दौर में यह पद्धति कमजोर हुई, क्योंकि आगे जाकर मुगलों के पास सेना की कभी कमी ही नहीं रही और ये स्ट्रेटजी बड़ी सेना के सामने एक छोटी सेना द्वारा अपनाई जाती थी। लेकिन ये बात तय थी कि बाबर की इस स्ट्रेटजी ने बड़े पैमाने पर भारत की मिलिट्री तकनीक को बदलने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो तुलुगमा सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं थी, ये भारत के इतिहास का ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसने इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को हराने में बाबर की मदद की और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर सदियों तक शासन करने वाला था। इस तकनीक ने भारत में तोपों और नई नई मिलिट्री स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने में भी मदद की। अब जाहिर है कि ये सब रातों रात नहीं हुआ और सिर्फ इस स्ट्रेटजी से मुगलों को इतना बड़ा साम्राज्य नहीं मिला, लेकिन ये स्ट्रेटजी वो एंट्री गेट थी जिससे आगे जाकर मुगलों को अपनी जमीन मजबूत करने में मदद मिली। तुलुगमा ने असल में दिखाया कि जंग सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग और स्ट्रेटजी का खेल भी होता है। अब क्या आपको लगता है कि अगर भारतीय राजाओं ने तुलुगमा जैसी स्ट्रेटजी या फिर मॉडर्न वेपनरी समय रहते अपनाए होते तो भारत का इतिहास कुछ और हो सकता था? क्या ऐसा होता कि भारत पर कभी भी मुगल रूल नहीं कर पाते या कोई और ताकत भारत पर हावी होती? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह ऐतिहासिक सफ़र पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हिस्ट्री से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.